गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं और आज किन पॉइंट्स पे हम लोगों को बात करना है पहले वो देख लेते हैं, फिर उन पॉइंट को एक्सटेंड करना शुरू करते हैं। आज मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड लेक्चर होगा और उसमें हम लोग आज बात करेंगे व्हाट इज मोल। बात करेंगे व्हाट इज मोल, पहला पॉइंट जिसमें हम लोग को बात करना है। कांस्टेंट एटॉमिक मास molecular mass टुडे वी कैन डिस्कस व्हाट इज मोल। कुछ बच्चों ने हमसे ये कहा था सर थोड़ा सा हिंदी भी बोल दिया कीजिए, मैंने कमेंट में देखा था, तो हम छोटा कोशिश करते हैं थोड़ी सी हिंदी भी बोलते रहें जिससे उन बच्चों को दिक्कत ना हो। मोल किसे कहते हैं, अवागाड्रोस कांस्टेंट क्या होता है, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं और मोलर मास किसे कह रहे होते हैं, आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का डिस्कशन का पॉइंट क्या होगा, व्हाट इज मोल, मोल किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली मोल क्या होता है। आज हम लोग का आर्टिकल्स में सबसे पहला पॉइंट है मोल। मोल को समझने के लिए कुछ पॉइंट पे मार्क कीजिए। हमने एक 4 कप लिए, ये देखिए आइडेंटिकल्स कप हैं, 1 कप, 2 कप, 3 कप एंड 4 कप। सारे आइडेंटिकल कप्स हैं, सारे कप जो हैं वो क्या हैं, ये हमारे ये 1 कप है, ये भी हमारा 1 कप है, सब आइडेंटिकल कप है, ये हमारे सब क्या हैं, आइडेंटिकल कप है। ठीक है, ऑल दीज आर द आइडेंटिकल्स कप। दैट्स क्लियर। इस कप में स्वाभाविक है कुछ ना कुछ उसमें हम लोग भरेंगे। इसमें हमने ग्रेप्स, पहले कप में हमने ग्रेप्स भर दिए, ठीक। इसमें हमने इलायची भर दी, कार्डमम, कार्डमम, ठीक। इसमें ग्रेप्स है, कार्डमम, शुगर और वाटर,
डेस्क क्लियर। हमने पूछा बेटा आप मुझे बताओ, ये सेम हाइट पे हमने कप्स को कंसीडर किया है, वी कैन कंसीडर ऑल कप्स इन सेम हाइट्स आर देयर, ठीक है ना, सेम हाइट पे हम लोगों ने इसको कंसीडर किया। हमने अगर आपसे पूछा होता कि बेटा इसमें बताओ इसमें कितने अंगूर हैं, तो आप कहते सर बहुत आसानी से, हमको अंगूर ईजिली दिखाई दे रहे हैं, हम लोग गिनते, कहते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहते सर इसमें 12 ग्रेप्स हैं। आप कहते इसमें 12 अंगूर हैं। इसमें क्या कहते हैं आप, 12 अंगूर अवेलेबल है। इसको हम लोगों ने गिनना शुरू किया। इसके तुलना में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हमको दिखाई दे रहे हैं पार्टिकल्स। इलायची हमको ईजिली दिखाई देती है, इसको काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने जब काउंट किया तो इसमें हमने कहा कि इसमें 144, जैसे हमने गिनना शुरू किया 1 2 3 4, तो हमको 144 क्या मिले, इलायचीज मिले, काटमू मिले। ठीक, जब इसको गिनना शुरू किया, इसको गिनने में और कठिनाई होगी, लेकिन गिन लेंगे क्योंकि शक्कर के दाने हमारे लिए क्या होते हैं, ईजिली हम खुली आंखों से उनको देख सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं उसको हम लोग गिन भी सकते हैं, ठीक है ना। अगर उसकी क्वांटिटी कम होगी तो उसको गिनने में कम समय लगेगा, अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसको गिनने में ज़्यादा समय लगेगा। तो स्वाभाविक है कि कहेंगे सबसे ज़्यादा सर समय तो इस शुगर के पार्टिकल्स को गिनने में लग रहा होगा और बड़ी मेहनत भी लग रही होगी। एक कप आपने दे दिया है, उसको गिनना है, तो हमने कहा गिनो बेटा, तो आपने कहा सर इसमें हम गिन रहे हैं तो आपने कहा, हमने कहा बेटा कितना आया, तो आपने कहा सर 100 1000। कितना आया बेटा, 100 1000 शुगर। कितने आया, हाउ मेनी, तो आप कहने का सर 100 1000 शुगर्स पार्टिकल्स आर देयर। हमने कहा जरा वाटर मॉलिक्यूल को गिनो, आपने हाथ खड़े कर दिए, कर सर वाटर का मॉलिक्यूल तो हमको दिखाई ही नहीं दे रहा, तो हम गिनेंगे कहां से। अरे भाई, वाटर का मॉलिक्यूल्स अगर आपको दिखाई देगा तभी तो आप गिन पाओगे। तो कहा सर हम इसको गिनने में असमर्थ हो गए, इसको हम गिन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गिनने के लिए वो हमको दिखाई तो दे। आपने कहा सर हम इसको इजीली गिन सकते हैं उन चीज़ों को जो इस चीज़ को क्यों नहीं गिन पाए। ऐसी चीज़ों को ही सर हम गिन सकते हैं जो चीज़ें हमको खुली आंखों से दिखाई दें। जो चीज़ें हमको खुली आंखों से नहीं दिखाई देंगी हम उसको गिन नहीं पाएंगे। ऐसी छोटी छोटी की चीज़ों को, छोटे पार्टिकल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इस वजह से ऐसी चीज़ें जो हमें खुली आंखों से नहीं नज़र आती हैं उसे क्या कहेंगे, ऐसी चीज़ों को क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स होंगे। क्या होंगे बेटा, माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स होंगे, जो हमको बहुत छोटे आर्टिकल्स होंगे या छोटे पार्टिकल्स होंगे। हम उसे आर्टिकल्स कहें, पार्टिकल्स कहें, एंटाइटीज कहें, कुछ भी वर्ड का यूज कर सकते हैं, एक कॉमन वर्ड का यूज कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो हमको खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं उन्हें हम लोग माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स या पार्टिकल्स कह रहे होते हैं। और जो हमको सर खुली आंखों से दिखाई दे रही होती हैं ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ बेटा, नॉन माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन माइक्रोस्कोपिक नॉन माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स, नॉन माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स कहते हैं। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो भाई, समझ में आया। अगर हमने आपसे पूछा कि आप इसके लिए पर्टिकुलर एक शब्द का इस्तेमाल करें, तो आप इसके लिए पर्टिकुलर एक यूनिट या एक शब्द का इस्तेमाल करें, तो आपने कह दिया कि सर इसके लिए तो एक शब्द 1 दर्जन लिख सकते हैं।
दर्जन क्या है? एक इसकी क्या है? यूनिट है, काउंटिंग यूनिट है। दर्जन क्या है? इसकी एक स्पेसिफिक काउंटिंग यूनिट है। कहीं भी आप दर्जन कहोगे कि भाई हमको एक दर्जन कोई चीज देना, तो निश्चित रूप से आपको पास मैसेज पहुंच जाएगा कि देख दर्जन देना, तो वो तुरंत 12 गिनेगा और आपको पकड़ा देगा। अगर हमने कहा कि 144, 144 के लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो कौन सा? एनसीईआरटी में 144 के लिए कौन सा ग्रॉस वर्ड यूज होता है? क्या यूज होता है? ग्रॉस। तो हम कहेंगे कार्डमोम जो है वो क्या है? 1 ग्रॉस है। हमने कहा, आपने कहा सर इसके अंदर एक दर्जन अंगूर हैं और एक ग्रॉस क्या है? इसके अंदर एक ग्रॉस सर इलायची है। क्या है? एक ग्रॉस इलायची है। ये इलायची इसकी क्या हो गई? यूनिटी तो हो गई। आप इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? 100, 1000 को हम लोग क्या वर्ड देते हैं? आप कहेंगे सर 1 लाख। 1 लाख कहोगे बेटा? आपने कहा कि यहां पे 1 लाख शुगर पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी हमारे लिए क्या थी? देयर आर नो एनी काउंटिंग यूनिट्स। निष्कर्ष क्या निकला? कि ऐसी चीजें जो हमको खुली आंखों से दिखाई देती हैं उनके लिए एक ढेर सारी काउंटिंग यूनिट्स थी, और ऐसी चीजें जो हमको खुली आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, या ऐसे आर्टिकल्स जो माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स होते हैं, ऐसे आर्टिकल जो क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स होते हैं, उनके लिए कोई भी काउंटिंग यूनिट नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसके लिए एक मैजिक नंबर पता किया गया। उस मैजिक नंबर कौन सा था? वो मैजिक नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23। इस 23 को भी एक यूनिट का नाम देना पड़ेगा। उसकी यूनिट क्या कहलाती है? इसकी यूनिट क्या होती है? वो 1 मोल होती है। हमने आपसे कहा कि ये क्या है? इसका मतलब क्या होगा? 12 चीजों का कहीं ढेर रखा होगा। 12 चीजों का, किसी 12 आर्टिकल्स का कहीं ढेर रखा होगा, तो आप क्या कहोगे? सर वह 1 दर्जन है। 144 आर्टिकल्स का कहीं ढेर रखा होगा, तो आप क्या कहोगे? सर वह 1 ग्रॉस है। अगर अगर क्या होगा? 1000 आर्टिकल्स का कहीं ढेर होगा, तो आप कहोगे सर वह 1 लाख है। अगर इसी तरह से अगर हम 6.022 इंटू 10⁻23 आर्टिकल्स का कहीं ढेर रखा होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे। तो इसका मतलब मोल इज द काउंटिंग यूनिट। किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एक क्या है? एक काउंटिंग यूनिट आई। इसका मतलब मोल इज द काउंटिंग यूनिट फॉर द माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स, या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए काउंटिंग यूनिट होती है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स? ऐसे पार्टिकल्स जो हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से जिन्हें हम लोग देख सकते हैं, ऐसी आर्टिकल्स के लिए एक काउंटिंग यूनिट आई। उसी काउंटिंग यूनिट्स को हम लोगों ने क्या कहा? मोल कहा। उसी काउंटिंग यूनिट को हम लोगों ने क्या कहा? वी कैन से मोल। दैट्स क्लियर? समझ में आई मेरी बात? सभी बच्चों को क्लियर हो गई कि मोल किसे कहते हैं? चलिए अब मोल पे बात करते हैं। बेटा माय नेम इज डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे किसी बच्चे को डाउट है
तो वो उस पर पूछ सकता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मोल के विषय में। मोल को हमको क्या क्या कंक्लूजन निकला। मोल के विषय में हमारा क्या निकला? मोल क्या है? मोल क्या निष्कर्ष निकला? मोल क्या है? मोल इज द काउंटिंग यूनिट फॉर, किसके लिए काउंटिंग यूनिट है? काउंटिंग यूनिट फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। काउंटिंग यूनिट फॉर माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स कहो या क्या कहो बेटा? पार्टिकल्स कहो, आर्टिकल्स कहो या पार्टिकल्स कहो या टाइटीज कहो या क्या कहो? एनसीईआरटी में एंटाइटीज शब्द का प्रयोग करता है। एनसीईआरटी में क्या करता है? एंटाइटीज शब्द का प्रयोग करता है। या इसको आर्टिकल्स कहो या पार्टिकल्स कहो या एंटाइटीज कहो। डैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसका मतलब इट काउंटिंग यूनिट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, या कह सकते हैं क्या कह रहे? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं इसको। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बेसिकली हमको क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन से होते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ऑल इज दीज आर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है ना? इट इज द केमिकल काउंटिंग यूनिट फॉर, यहां कह सकते हैं केमिकल काउंटिंग यूनिट। एक शब्द और बढ़ा दे, ज्यादा नहीं सर, सही रहेगा। केमिकल, एक शब्द और बढ़ा दिया, केमिकल काउंटिंग यूनिट फॉर द माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स। माइक्रो केमिकल काउंटिंग यूनिट है किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक आर्टिकल्स के लिए। क्या है? एक क्या है? काउंटिंग यूनिट है। टेस्ट क्लियर? मेरी बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं? समझ में आई कि नहीं आई? ये मोल वर्ड दिया किसने था? ये मोल वर्ड दिया किसा? द वर्ड इज गिवन बाई लेटिन। द वर्ड इज गिवन बाई लेटिन साइंटिस्ट या केमिस्ट ओस्टवाल्ड। ये वर्ड किसने दिया था? ओस्टवाल्ड ने दिया था। 1896 में जो है इस वर्ड को किसने दिया था? ओस्टवाल्ड ने दिया था। बच्चों से कभी पूछो तो बच्चे कहते हैं एवागेड्रोज ने दिया था। ये शब्द जो है वो ढूंढा किसने था? किसने ढूंढा था? बताओ बेटा, किसने ढूंढा था? किसने ढूंढा था? बताओ बेटा। ठीक, अच्छा, ये स्वाभाविक है कि ये वर्ड कैसा वर्ड है? ये वर्ड कैसा होगा? लेटिन साइंटिस्ट थे तो उनका जो वर्ड होगा वो लेटिन लैंग्वेज ही होगी। ठीक है ना? लेटिन साइंटिस्ट थे ना, तो उनकी जो होगी वो कैसी होगी? कैसी होगी? लेटिन। और इसका तो इसके इंग्लिश में क्या मीनिंग होगी? इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होगी, इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसकी इंग्लिश में मीनिंग क्या होगी। हिप या पाइल,
हिप या पाइल में क्या होता है? ढेर। क्या बेटा? हिप या पाइल मतलब क्या होता है? किसी चीज का भी क्या हो? ढेर हो। किसी चीज का क्या हो? ढेर हो। ढेर समझते हो ना बेटा? नहीं समझ पाते हो? ढेर समझते हो ना? हिप या पाइल किसी भी चीज का ढेर हो। तो किसी भी चीज के ढेर के लिए इसका मतलब क्या होता है? ढेर। किसी भी चीज का ढेर क्या होता है? लॉट ऑफ क्वांटिटीज, लॉट ऑफ आर्टिकल का वन प्लेस कलेक्शन इज कॉल्ड ढेर। किसी भी आर्टिकल का वन प्लेस कलेक्शन ही तो हमारे लिए क्या होता है? ढेर होता है। अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? वन मोल किस मैजिकल नंबर के बराबर होता है? वन मोल जो होता है किस मैजिकल नंबर के बराबर होता है? कहेंगे सर वन मोल जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मैजिकल नंबर के बराबर होता है। वन मोल जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज या आर्टिकल्स या पार्टिकल्स किसी के इतनी क्या होगा? एंटाइटीज के बराबर होगा। टीज के बराबर होगा। डेस क्लियर? इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इस नंबर को हम लोग एन नॉट या एन ए से डिनोट करते हैं। इस नंबर को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, एन नॉट या एन ए से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर या कांस्टेंट। इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट कह रहे होते हैं। इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस और एवोगैड्रोस कांस्टेंट कह रहे होते हैं। मोल के विषय में समझ में आया कि मोल एक्चुअली होता क्या है? मोल इज द काउंटिंग यूनिट फॉर केमिकल काउंटिंग यूनिट। ठीक है ना? केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वी कैन इंट्रोड्यूस द वर्ड केमिकल काउंटिंग यूनिट्स। और इसीलिए हमने साइंटिस्ट की जगह वर्ड केमिस्ट भी यूज कर दिया। ठीक है ना? साइंटिस्ट मतलब केमिस्ट्री का ज्ञान ज्ञाता जो होता है वो केमिस्ट होता है, साइंटिस्ट नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें तो, लेकिन साइंटिस्ट इज द जनरल वर्ड। ठीक है ना? इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड जो अगर हमने यहाँ पे केमिकल वर्ड यूज किया तो यहाँ पे हमने केमिस्ट वर्ड यूज कर दिया। क्लियर? तो एक्चुअल मोल क्या होती है? फीलिंग समझ में आई? एक्चुअली मोल कुछ नहीं है, एक जनरल काउंटिंग यूनिट्स है। लेकिन क्या थे? हमारे पास केमिस्ट्री में कोई भी जनरल काउंटिंग यूनिट नहीं थी। कब तक नहीं थी हमारे पास? 1896 से पहले पहले हमारे पास केमिस्ट्री में कोई भी काउंटिंग यूनिट अवेलेबल नहीं थी। ठीक है? नॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए बहुत सी काउंटिंग यूनिट हमारे पास अवेलेबल थी। बिलियन, मिलियन तमाम आप लोगों को मालूम होती है। ठीक है ना? बहुत ढेर सारी हमारे लिए काउंटिंग यूनिट्स अवेलेबल थी, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए हमारे पास कोई भी काउंटिंग यूनिट अवेलेबल नहीं थी। इसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, सब सुना है ना? तो क्या हुआ कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को भी गिनने की जरूरत पड़ने लगी। जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को भी गिनने की जरूरत करने लगी तो उसकी भी यूनिट की जरूरत पड़ने लगी। तो उसकी यूनिट पे रिसर्च होने लगा। तो उस यूनिट के रिसर्च को जो है प्रॉपरली इसको पूरा किया गया और इसी को ही हम लोग ने उस यूनिट को जो नाम दिया, उस यूनिट को हम लोग ने क्या कहा? मोल कहा। अगला क्वेश्चन, सर ये वैल्यू आ कहां से जाती है? ये वैल्यू आती कहां से है? ये तो पहले बताओ। क्यों भाई? कि एक्चुअली मोल ये वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 क्यों ले लिया? अगर आप मान रहे थे तो कोई भी संख्या मानते, पर्टिकुलर यही स्पेसिफिक संख्या मानने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? अगर आप मान रहे थे तो कोई भी संख्या मान लेते, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर या इसी मैजिक नंबर को ही आपने क्यों वन मोल का? इसकी बात, इस वैल्यू कहां से आती है वह मोल की डेफिनेशन आपको क्लियर कर देगी। पहले इसको नोट करिए, फिर हम लोग मोल की डेफिनेशन पे बात करते हैं।
मोल की डेफिनेशन कोई बच्चा बता सकता है? ठीक है भाई, ये तो हमने आपको ये बताया था कि ये क्यों डिजायर्ड हुई। भाई हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए जो काउंटिंग यूनिट थी उसी को मोल कहा गया, ये उसकी डिजायर्ड हुई। डेफिनेशन तो वो नहीं कहना, वो तो उसकी डिजायरमेंट है ना, डेफिनेशन तो नहीं। ठीक है ना, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन देखिए, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी मिक्स लिख दे रहा हूँ, जिससे हिंदी मीडियम के बच्चों को भी समझ में आ जाएगा और इंग्लिश मीडियम बच्चों को भी समझ में आएगा। 12 ग्राम ऑफ C12, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में जितने पार्टिकल और एंटाइटीज हैं, जितने एंटाइटीज या पार्टिकल हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसी को एक मोल कहते हैं, उसी को एक मोल कहते हैं, उसी को एक मोल कहते हैं। दैट्स क्लियर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आया? मैंने कहा C12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप में जितने, मतलब 12 ग्राम हमने लिया, उसमें काउंटिंग कर करके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की काउंटिंग की कि उसमें कितने पार्टिकल्स आ रहे थे, तो उन पार्टिकल को ही हम लोगों ने क्या कहा, क्या किया, एक मोल कहा। ठीक है ना। तो जहां वो पार्टिकल्स कहेंगे सर ऐसे तो कैलकुलेट करने में तो हालत खराब हो जाएगी, तो कैसे इन्होंने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया, इस चीज को हम लोग देखना चाहते हैं कि इस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया गया। देखिए ये नोट कर लिया ना बेटा आप लोगों ने, चलिए देखिए, मोल का कॉन्सेप्ट जो आया था वो 1896 में आया था। 1896 तक हमने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को पता लगा लिया था जिससे हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के वेट को नाप सकते थे या डिटेक्ट कर सकते थे। उसको कहा गया स्पेक्ट्रो, क्या कहा गया, मीटर। क्या कहा गया है उसको, दिस इज कॉल्ड दैट, उसको हम लोगों ने किस नाम से पुकारा, मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या कहा गया बेटा, मास स्पेक्ट्रोमीटर कहा गया। समझे? इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी पार्टिकल्स का, छोटे से छोटे पार्टिकल्स का मास अगर हम पूछे तो हम मास तुरंत निकाल सकते थे। उस पार्टिकल को हम ले जा करके मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पे रख करके उसके मास को तौल करके हम बता सकते थे। ठीक, तो हमने तौला मास ऑफ 1 C12 आइसोटोप इक्वल टू 1.992 इंटू 10 टू दी पावर 1.992 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम। ठीक, डिटेक्टेड बाई, कैसे डिटेक्ट किया गया, डिटेक्टेड बाई मास डिटेक्टेड बाई मास स्पेक्ट्रोमीटर। किसके द्वारा डिटेक्ट किया गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। तो इस संख्या कहां से आई, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंटली उसको निकाल लिया गया, तो उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब
जो चीज सिंस और देयरफॉर का तो फंडा आपको मालूम है, जो चीज दी होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड में और जो चीज निकालनी होती है तो उसको हम लोग क्या रखते हैं, राइट हैंड साइड में रखते हैं। ठीक है ना। 6 पॉइंट अब देखो निकालें। अब हम लोगों ने निकालना शुरू किया। 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम मास इक्वल टू कितना, 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। 1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम मास इक्वल टू 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। एक C12 आइसोटोप का मास जो है वो इतना है, चूंकि सिंस देयरफॉर। तो कितने का निकालना है हमको, डेफिनेशन क्या कहती है, 12 ग्राम का। देखो किसका, देखो 12 ग्राम का। तो 12 ग्राम का कितना आएगा, 12 ग्राम मास इक्वल टू, ये क्वांटिटी ऊपर जाएगी, ये क्वांटिटी नीचे आएगी। तो आप क्या करोगे, 12/1.992 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स ऑफ C12 आइसोटोप्स। आई एम राइट और रॉन्ग। इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे, इस वैल्यू को जब निकाल रहे होगे तो आएगी 6.022 इंटू 10⁻23। ये मैजिकल नंबर आ जाता है। इसी मैजिकल नंबर को आप लोगों ने क्या कहा था, N0 या Na कहा था। N0 या Na कहा था। इसी मैजिकल नंबर को हम लोगों ने क्या कहा था, एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहा था। इसी को हम लोगों ने क्या कहा था, एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहा था। ये समझ में आया कि ये मैजिकल नंबर आता कहां से है, ये मोल की डेफिनेशन से आता। क्लियर हुई कि ये मैजिकल नंबर आता कहां से है, इस पे हम लोगों ने चर्चा कर रहा हूं। नोट करो फटाक से। सबसे स्टेबल जो इस समय एलिमेंट था, जो इजीली अवेलेबल था, वो कार्बन 12 ही था। भाई हमको क्या चाहिए कि ऐसा स्केल तो चाहिए नहीं कि जो टेम्परेचर, थोड़ी बहुत टेम्परेचर से डिटेक्ट हो जाए, खत्म हो जाए, अस्तित्व हो जाए, मास लॉस हो जाए, क्योंकि मास शुड कन्वर्ट इनटू द एनर्जी। तो उस समय सबसे स्टेबल जो हमारे पास अवेलेबल था, आज भी देखते हो कि कोल जो है तमाम ढेर सारा अवेलेबल है, तो उस समय सबसे स्टेबल देखिए C12 को लेगा, इसलिए हमने C14 की बात नहीं की कि C14 स्टेबल नहीं होता, C12 स्टेबल होता है ना। तो उस समय हमारे पास जो आइसोटोप, जो सबसे स्टेबल आइसोटोप उस सन में मौजूद था, वो कार्बन 12 था, जो बहुत आसानी से अवेलेबल था और सबसे ज्यादा स्टेबल था। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग जो एटॉमिक मास निकालते हैं या रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, तो हम लोग जो रेफरेंस स्केल मानते हैं वो कार्बन 12 आइसोटोप को ही मानते हैं। आपने देखा होगा, हाइड्रोजन को अगर मान लेंगे तो कुछ और एक्सप्रेशन बन जाएगा, ऑक्सीजन को मान लेंगे तो कुछ अलग एक्सप्रेशन रिलेटिव मास का बनता। याद आया कि नहीं आया बेटा, नहीं आया यार, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, द नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 is
द नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस। इस नंबर का नेचर ऑफ सब्सटेंस से कोई भी लेना देना नहीं होता है। मतलब नहीं समझ में आया? इस मतलब को और अच्छी तरह से हम आपको समझाएंगे तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा। हमने कहा 1 मोल He, तो आप क्या लिखोगे? कहोगे सर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ He, ये तो कहोगे। हमने कहा 1 मोल He इक्वल टू, आप कहोगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ He। अगर हम आपसे कहते कि 1 मोल O2, तो आप क्या कहते बेटा? तो भी आप कहते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। अगर हम कहते हैं कि 1 मोल NH3, तो आप कहते 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। ठीक है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि 1 मोल NH3, 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl, तो आप कहते 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl, फार्मूला यूनिट ऑफ। क्योंकि आपको मालूम है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड है ना बेटा। आयनिक कंपाउंड जो उनकी फार्मूला यूनिट्स होती है, यूनिट सेल्स होते हैं, तो इसलिए वी कैन यूज द वर्ड इज फार्मूला यूनिट, नॉट द यूज द वर्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। दैट्स क्लियर? जो भी आयनिक कंपाउंड होंगे इनके लिए जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, दिस द वर्ड इज द फार्मूला यूनिट, नॉट द मॉलिक्यूल्स। आपने देखा कि आपने देखा कि यहां पे अगर देखा जाए He क्या है? मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ये टेट्रा एटॉमिक हो गया, ये क्या हो गया? आयनिक कंपाउंड हो गया, ये कोवेलेंट कंपाउंड हो गया। नेचर बदल रहा है, लेकिन अगर वैल्यू 1 मोल है तो ये वैल्यू देखिए बदल नहीं रही है। ये 1 है, 1 मोल यहां है, देखिए 1 मोल है तो ये वैल्यू ये है, 1 मोल है तो ये वैल्यू ये है, 1 मोल है तो ये वैल्यू ये। दैट्स क्लियर? मतलब अगर आपने 1 मोल लिया है और यहां पे कोई भी चीज आपने चेंज की है, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब इस नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस। बात सही है कि नहीं है? इस नंबर का नेचर ऑफ सब्सटेंस से कोई लेना देना नहीं होता है कि इसका क्या वैल्यूज आ रही है। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? चलिए नोट करिए फटाफट। फॉर्मूला यूनिट का आयनिक जितने कंपाउंड होते हैं उसमें जो वर्ड होता है, वर्ड इज यूज फॉर्मूला यूनिट, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड में पढ़ेंगे आप लोग, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनकी यूनिट सेल्स होती हैं ना। जहां भी यूनिट सेल की बात करते हैं तो हम लोग फॉर्मूला यूनिट की बात करते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग ग्राम फॉर्मूला मास निकालते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालते हैं। याद आया? क्या चीज? क्या ये वैल्यू दशमलव के कई अंकों तक आती है, डेसिमल्स के कई अंकों तक आती है, 7-8 प्लेस तक आती है। हाँ, शुरू के 3 प्लेसों तक यही होती है, फिर 7-8 इस तरह से बढ़ती चली जाती है। हाँ, सबके लिए नहीं। आप कह रहे हैं ना, हम लोग जो बेसिकली स्टडीज कर रहे हैं, तो जैसे कभी कभी कुछ लोग 6.023 भी लिख देते हैं, क्योंकि इसके आगे का जो डिजिट होता है 6 या 7 होता है, ठीक है ना। उसके आगे भी कैलकुलेशंस होता है, लेकिन हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, अपनी स्टडी में हम लोग डेसिमल के 3 नंबर तक ही तो लिखते हैं। क्यों भाई? सही है मेरी बात? चलिए, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़े।
देखिए यहां से एक चीज हमको निकलती हुई नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? निष्कर्ष निकला कि हमने कहा कि 1 मोल इक्वलेंट है एन नॉट पार्टिकल्स के या एंटाइटीज। आई एम डाउट 1 मोल इक्वलेंट टू एन नॉट पार्टिकल्स या एंटाइटीज। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? 1 मोल इक्वलेंट टू एन नॉट पार्टिकल्स या एंटाइटीज, या इस बात को हम पलट के कह दें तो ये कह सकते हैं कि एन नॉट पार्टिकल्स या एंटाइटीज इक्वलेंट टू 1 मोल। कह सकते हैं सिंस और देयरफॉर लगाना चाहते हैं। अगर हमने कहा कि हमको एंटाइटीज की वैल्यू x दे रखी है, x पार्टिकल्स या एंटाइटीज इक्वल टू क्या होगा बताओ बेटा? तो आप कहोगे सर x अपॉन एन नॉट। क्या कहोगे सर? x अपॉन एन नॉट कहोगे कि नहीं कहोगे? इसका मतलब देखिए एक फॉर्मूला बन गया। क्या? कि एंटाइटीज के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला बन गया कि अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू x क्या था? नंबर ऑफ एंटाइटीज थे ना या पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या डिवाइडेड बाई एन नॉट। बन गया फॉर्मूला? बन गया फॉर्मूला कि नहीं बन गया? बोलो बेटा, बन गया फॉर्मूला? बना कि नहीं बना? तो इसका मतलब क्या कि अगर कहीं भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एंटाइटीज दे रखे होंगे तो हमको अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछना होगा तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले से तुरंत निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? यस और नो? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात, हम बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल लेंगे। दैट्स क्लियर? कोई दिक्कत? बोलो। एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया। अच्छा एक चीज अगर हम आपसे पूछते, यूनिट नोट कर लिया आप लोगों ने? अगर हम आपसे पूछते यूनिट ऑफ एवोगैड्रोस यूनिट ऑफ एवोगैड्रोस नंबर का है, यूनिट ऑफ एन नॉट अगर हम पूछ लेते या एन ए यूनिट ऑफ, तो क्या हो जाता बताओ? देखो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है इसकी। देखिए मोल्स इज ए यूनिट, बताया अभी, मोल्स एक क्या है? यूनिट है। तो इसका मतलब क्या होगा? एन नॉट इधर ले जाओगे, मोल नीचे लेके आओगे, तो इसका मतलब क्या होगा? यूनिट ऑफ एन नॉट या एन ए इक्वल टू क्या होगा? पर मोल। क्या होगा बेटा? पर मोल। होगा कि नहीं होगा? अगर कभी भी तुमसे क्या पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा? यूनिट ऑफ एन नॉट पूछ ले तो बच्चे के दिमाग में होता है एन नॉट की कोई यूनिट नहीं होती। जनरली उसके दिमाग में क्या होता है कि एन नॉट की कोई यूनिट नहीं होती है। एन नॉट की यूनिट क्या होती है? पर मोल होती है। कहीं भी एन नॉट की यूनिट आपको रखनी पड़े तो एन नॉट की यूनिट क्या होती है? पर मोल अवेलेबल होती है। ठीक है? ओके और नॉट ओके? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ electrons present in how many number of electrons present in 2 mole H2SO4 2 mole H2SO4 how many number of electrons present in 2 moles H2SO4?
करें। देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 0 पॉइंट नहीं, 0.3 तो आएंगे नहीं। चलिए देखते हैं। आई होप बेटा 60 मिनट हमने आपको दिए थे, 60 मिनट ओवर हो गए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमने क्या पूछा, क्या पूछा बेटा हमने, क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in 2 moles H2SO4। 2 moles H2SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कभी भी हम लोग बात करते हैं तो हर कुछ पर्टिकुलर्स एक के लिए बात करिए। जब एक के लिए बात हो जाएगी तो बाकी सबके लिए बात हो जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल H2SO4, 1 मॉलिक्यूल H2SO4। एक मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आपको सभी बच्चों को मालूम है एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर कितने होता है? पहले तो हाइड्रोजन का देखोगे तो हाइड्रोजन का कितना आएगा? 2 × 1 प्लस कितना आएगा बताओ बेटा? सल्फर का कितना होता है? 16 प्लस 4 × 8 कितना आया टोटल बेटा? बोलो बेटा, हैं 52? पक्का 52। सही कैलकुलेशन है ना? चलिए अब इसका मतलब क्या है कि मोल की संख्या को हमको कोरिलेट किससे करना है? किससे करना है? किससे करना है बेटा? मॉलिक्यूल से। एक मॉलिक्यूल में इतने हैं तो टोटल मॉलिक्यूल थे कितने हमारे पास? तो फॉर्मूला हमारे पास है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालने हो या पार्टिकल्स निकालने हो तो क्या फॉर्मूला बताया था? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया था? नंबर ऑफ मोल्स, हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था नंबर ऑफ, हाँ क्या बेटा? 50। 52 किसने बताया था भाई? भाई तभी मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, तभी मैंने एक बार रोक करके आपसे पूछा कि क्या 52 सही है? चलिए देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया था? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या बताया था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एंटाइटीज। नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एंटाइटीज, तो पार्टिकल्स यहां पे क्या है? पार्टिकल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताओ बेटा? N0 या Na कुछ भी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ गए बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए बताओ? कितना है? देखो हमको सबको वैल्यू मालूम है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कितना आ गया? 2N0। कितना आ गया?
अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए हमारे पास बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, इक्वल टू कितना आ गया 2n0। आ गया कि नहीं आ गया। अब सिंस और देयरफॉर से हमारा काम बन गया। अब सिंस और देयरफॉर से हमारा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। क्यों, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं बेटा, चलिए एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, वन मॉलिक्यूल में कितने हैं, वन मॉलिक्यूल H2SO4 इक्वलेंट टू 50 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन के इक्वलेंट है। वन मॉलिक्यूल H2SO4 इक्वलेंट टू 50 इलेक्ट्रॉन, सिंस देयरफॉर कितना है हमारे पास बताओ बेटा 2n0 मॉलिक्यूल्स, 2n0 मॉलिक्यूल्स H2SO4 इक्वल टू कितना आएगा बताओ बेटा 50 इंटू 2n0 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 100n0 इलेक्ट्रॉन्स। यही तो आएगा मेरा, यही तो आएगा बेटा बताओ। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, इजीली समझ में आया आप लोगों को कि नहीं, आसानी से कर लिया कि नहीं कर लिया बताओ, फील आया क्वेश्चंस करने में। अगला क्वेश्चन, देखिए हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन how many number of carbon atoms present in 3 moles auxalic acid, 3 moles auxalic acid, 3 mole auxalic acid। ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला मालूम होता है H2C2O4। क्वेश्चन मैंने पूछा कि 3 मोल ऑक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन एटम उपस्थित हैं। 3 मोल ऑक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। ठीक, सिंपल क्वेश्चन हमने पूछा। क्वेश्चन क्या है हमारा, फिर से यहां लिख भी देता हूं। पर क्या पूछा, हाउ, हाँ H2C2, हाउ मेनी एटम्स, क्या बोल रहा क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन क्या 3 मोल्स कितना आएगा 6n0। एक बच्चे ने बताया 6n0। बाकी लोग करें, हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं है, वी कैन डिस्कस, आराम से निकाल लेंगे हम लोग। अब तो हम लोग को स्पीड आने लगेगी भी धीरे धीरे, अभी हम लोग को फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक स्पीड आ जाएगी। क्यों भाई, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ऑटोमेटिक हम लोग की स्पीड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। देखिए अगर हम लोग देखें तो स्वाभाविक है कि ये H2SO4 एटम है कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल, कुछ भी देखना हो तो हमने क्या कहा था, एक मॉलिक्यूल में देखो, यही तो कहा था हमने,
वन मॉलिक्यूल इक्वलेंट टू 2 एटम्स कार्बन। अब देखो बहुत आसान बात है, एक मोल में एन नॉट मॉलिक्यूल होते हैं तो 3 मोल में कितने होंगे? 3 एन नॉट। सीधे सीधे निकल रहा कि नहीं निकल रहा? फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एन नॉट। तो 3 मोल में क्या होंगे? 3 एन नॉट। तो इसका मतलब टोटल मॉलिक्यूल H2SO4 की मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है? 3 एन नॉट। तो सिंस और देयरफॉर लगा दिया, 3 एन नॉट मॉलिक्यूल्स H2C2O4 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ बेटा? 2 इंटू, बोलो भाई, 2 इंटू 3 एन नॉट डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 1। इतने एटम्स कार्बन। यस क्लियर? इक्वल टू कितना आएगा बताओ बेटा? 6 एन नॉट एटम्स कार्बन। कार्बन के कितने एटम्स हैं? 6 एन नॉट। कितने हैं? सीधे सीधे देखो, हम लोग लॉजिकली भी कर सकते थे अगर हम इसको करते तो। नोट कर लिया? अब देखो सीधे सीधे हम लोग लॉजिकली से, जो ये तो बहुत सरल टाइप के क्वेश्चंस है, बहुत आराम आराम से जो तुरंत रखेंगे, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं 1 मोल H2C2O4 इक्वलेंट टू, देखो कैसे कह सकते हो? 2 एटम्स। देखिए इसके इंटरनल कोफिशिएंट कितना है? 2 एटम्स। 2 एटम्स किसके? 2 एटम्स H। एटम के अगर H के पूछता तो 2 एटम्स थे, ठीक है? इसके पूछता इक्वलेंट टू कितना बताओ? 2 एटम्स ऑफ, 2 एटम्स कितने हैं इसके? किसके हैं? कार्बन के। इक्वलेंट टू 4 एटम्स ऑक्सीजन। किसी के भी पूछ ले तो निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते बताओ भाई? जैसे हमने इस सवाल में कार्बन का पूछा, कहीं हाइड्रोजन का पूछता तो भी निकाल लेते। अगर हम लोग पूछते एक मोल में कितने हैं? एन नॉट होते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अगर एक मोल में आएंगे तो 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स हैं, गलत, बिल्कुल गलत, 2 एन नॉट। हाँ बिल्कुल सही है। वो हमने क्या लिखा था? मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि आप बोलते क्या हो। वो बात तब सही थी जब हम किसकी बात करते? 1 मॉलिक्यूल की। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? 1 मोल की। अगर मोल की बात करेंगे तो एन नॉट फिगर में आएगा, अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो एन नॉट फिगर में नहीं आएगा। निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन निकला कि अगर हम किसकी बात करेंगे? मोल की बात करेंगे तो एन नॉट आएगा फिगर में, अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो एन नॉट फिगर में नहीं आएगा। तो यहां अगर हम 1 मॉलिक्यूल H2SO4 की बात करते तो एन नॉट सारे हट जाते, एन नॉट फिगर में नहीं होता। तो डायरेक्टली हम लोग सवाल कर लेते कि नहीं कर लेते? इस सवाल में करने में हमको टाइम लगता क्या? 1 मोल में कितना है? 1 मोल में 2 एन नॉट, तो 3 मोल में कितना होगा? 6 एन नॉट। तुरंत निकल जाता कि नहीं निकल जाता? हमको पेन चलाने की जरूरत थी क्या? अगर उसमें इलेक्ट्रॉन पूछता, प्रोटॉन पूछता, न्यूट्रॉन पूछता, सब निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? सब निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। देखिए हाउ मेनी आयंस प्रोड्यूस्ड बाई इसी से रिलेटेड 1 स्टेप में करना। हाउ मेनी आयंस प्रोड्यूस्ड बाई 2 मोल्स H2SO4।
2 मोल्स H2SO4 कुल कितने आयन प्रोड्यूस करेगा? 2 मोल्स H2SO4 कुल कितने आयन प्रोड्यूस करेगा? 2 मोल्स H2SO4 कुल कितने आयन्स प्रोड्यूस कर रहा होगा? 6 and not। एक बच्चे का जवाब है 6 and not। आराम से करिए, 60 सेकंड का समय देते हैं, पहले आप लोग कर लें आराम से और फिर उसके बाद हम लोग उसको वर्क कर लेते हैं, ठीक है ना। 60 सेकंड का समय हम आपको देते हैं करने के लिए। पेन चलाइए, ठीक है। अभी तो हम लोग इस बात की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम लोग का पेन चले, जब चलेगा तो दौड़ने लगेगा अपने आप, फिर पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर दिमाग दौड़ने लगेगा। ठीक बेटा, चलें आगे देखते हैं। आई होप डेट कि आप लोगों ने बताइए, 1 मोल H2SO4 कितने आयन देगा बताओ? 1 मोल, एक मॉलिक्यूल देख लो पहले। 1 मॉलिक्यूल H2SO4 गिव्स कितने आयन देगा? 3 आयन देगा। H2SO4 को आप तोड़ोगे तो किसमें टूटता है बताओ बेटा? हम H+ आयन या SO4 आयन की संख्या थोड़ी ना पूछ रहे हैं, हम टोटल नंबर ऑफ आयन्स पूछ रहे हैं ना। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना मिलेगा? जब इसको ब्रेक करोगे तो 2H+ प्लस SO4 - 2 आता है कि नहीं आता बताओ बेटा? तो कितने नंबर ऑफ आयन्स आएंगे? 1 मॉलिक्यूल H2SO4 गिव्स 3 आयन्स। या अगर हम पूछते 1 मोल H2SO4 गिव्स, 1 मोल H2SO4 गिव्स क्या देता बताओ बेटा? तो इसमें क्या जाता है? मॉलिक्यूल के साथ N0 नहीं आता है, मोल के साथ N0 आता है, तो क्या हो जाएगा? 3 N0 आयंस। 3 N0 आयंस। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर? अब हमारे आंसर में कितना था, क्या था बताओ? आराम से हो गया। 2 मोल्स H2SO4 गिव्स, बहुत आराम से हो रहा कि नहीं हो रहा? गिव्स कितना हो जाएगा बताओ बेटा? 1 मोल से 3 N0 मिल रहे हैं, तो 2 मोल से कितने मिलेंगे? 6 N0। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।